रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर और आप देख रहे हैं कृषि समीक्षा। अब शुरू होने जा रहा है कृषि पर सबसे बड़ा साक्षात्कार, जहां कृषि समीक्षा में विशेषज्ञों के होंगे अपने विचार, जो कृषि से जुड़ी हर भ्रांति को दूर कर आपके जीवन को बदल देगा। डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के पहाड़ीपुर गांव में 3 अप्रैल 1963 को हुआ। डॉक्टर मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा मऊ जनपद में हुई। तत्पश्चात वर्ष 1983 में काशी विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह वर्ष 1986 में इसी विश्वविद्यालय से कृषि में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मिश्रा ने वर्ष 1995 में राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार से मृदा विज्ञान में शोध की उपाधि बतौर कनिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत रहकर प्राप्त की। वर्ष 2010 से 2021 तक लखनऊ स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र पर बतौर संस्थान के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला। अब तक डॉक्टर मिश्रा के विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में लगभग 87 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आज कृषि समीक्षा में हमारा साक्षात्कार होगा सरल स्वभाव के धनी, मृदुभाषी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कृतज्ञ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र मेघालय के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी से। नमस्कार, मैं हूं ज्योति स्वरूप। कृषि समीक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी। आज सवाल हमारे होंगे और जवाब डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी के। सर, आज के कृषि समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 1960 के दशक में देश में अकाल पड़ गया, जिसको बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं, और कहा जाता है कि सर उस समय 10 में से 9 लोगों की डेथ हो गई, एक ही लोग जीवित रहा। ऐसे अकाल में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अथाह परिश्रम किया और आज हम खाद्यान्न की स्थिति में आत्मनिर्भर ही नहीं बाहर भी भेजते हैं, जबकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सर, इस स्थिति में क्या लगता है कि कृषि वैज्ञानिकों को जो सर सम्मान मिलना चाहिए अन्य के मुकाबले, वो नहीं मिल पा रहा है? जहाँ तक कृषि वैज्ञानिकों का योगदान है, मैं कहूँगा कि भारत के विकास में एक अद्वितीय योगदान रहा है। और यदि हम देश की स्वतंत्रता के बाद यदि कृषि वैज्ञानिकों के योगदान की अगर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इस भारत के विकास में जिस तरह से उन्होंने योगदान दे करके और भारत की भूखमरी को मिटाने में अपना अहम योगदान दिया है, वह एक अद्वितीय योगदान रहा है। जहाँ तक आप कृषि वैज्ञानिकों के सम्मान की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रादेशिक सरकारें रही हों, समय समय पर योग्य वैज्ञानिकों को सम्मान मिलता रहा है और वह किसी सम्मान के लिए उलालायित नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस सम्मान की आप बात करना चाहते हैं और जिस सम्मान में समाज जिस सम्मान की तरफ देखता है, वो शायद उसको इस रूप में देखता है कि क्या कृषि वैज्ञानिक मोहल्ले की सड़क बनवा पाता है कि नहीं बनवा पाता, थाने की पैरवी कर पाता है कि नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ ये कोई इस तरह का कृषि वैज्ञानिकों के सम्मान की आवश्यकता नहीं है, और वो उसी सम्मान का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि सन 60 से लेकर के और 2021 तक हमारे वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर के और प्लानर के साथ मिलकर के भारत की जितनी चुनौतियां हैं जो कृषि संबंधित हैं, उसके समाधान में लगे हुए हैं और उन समाधान का करके इस देश को विकास दे रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं।
सर एक्चुअली क्या है कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो समाज में आज भी कृषि को एक हेय दृष्टि से देखा जाता है, और हम ये लोग बार बार इस बात को जानते हैं, कहते भी हैं कि हमारे देश की 70% जनसंख्या ग्रामीण है, कृषि पर निर्भर है। तो जो आम सोसाइटी में जो लोगों को जिस एंगल से देखना चाहिए, सर आपको नहीं लगता कि उस एंगल में थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं? देखिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के पीछे एक प्राकृतिक, उसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ जिस तरह की पानी की उपलब्धता है, जिस तरह से यहाँ उर्वरक मिट्टी है, जिस तरह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, जिस तरह से यहाँ के लोग प्रकृति से जुटना चाहते हैं, इस सभी कुछ मिल कर के हम लोग जो है एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने कोई मजबूरी रही है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें कृषि के अलावा हमें दूसरा व्यवसाय को उतना हम महत्व नहीं दे पाते हैं। और आप अगर सही तौर पर देखें तो घाघ की कहावत को आप ले लीजिए। मैं समझता हूं कि गांव का हर बालक घाघ की कहावत से परिचित है, उत्तम खेती मध्यम बान। ये आज की कहावत नहीं है, यह कहावत अपने आप की परिचायक है कि खेती को सर्वथा उत्तम स्थिति में रखा गया है। नौकरी को हमेशा खेती और व्यवसाय के बाद की चीज़ों को महत्व दिया गया है। तो हम ऐसी परिस्थिति में हम कैसे कह सकते हैं, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमें उसका सम्मान नहीं है। हमें सम्मान मिल रहा है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, जो 70% जनसंख्या है, बड़े सम्मान के साथ इस कृषि व्यवसाय में लगी हुई है और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है। सर जो खाद्यान्न की निर्भरता है वो हमें हरित क्रांति के बाद मिली है, ऐसा माना जाता है। और हरित क्रांति में क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन सब का उपयोग हमने करना शुरू किया। आज की जो वर्तमान स्थिति है किसानों के बीच में, वो हाई डोज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो ये नहीं लगता कि सर उससे जो हम लोगों का पेयजल है, मृदा स्वास्थ्य है, ये सब बहुत ही जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है? इसके बारे में क्या विचार है? हरित क्रांति की जो एक आधारशिला थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है। जहाँ तक इस देश में हरित क्रांति की बात है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता ये रही है कि हरित क्रांति के माध्यम से ये देश भूखमरी से बाहर निकला। भूखमरी से बाहर निकलने के बाद हमारे सामने ज़रूर कुछ चुनौतियां आई हैं, और वो चुनौतियां ये हुई कि किसान की आमदनी बढ़ी, लोगों का आय बढ़ा, और अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ। लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का प्रयोग करने लगे। जब किसी भी चीज़ का अति होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे वातावरण, हमारी मिट्टी, हमारे स्वास्थ्य, जल पर पड़ेगा। और उसका प्रभाव जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उसका प्रभाव हमें कुछ देखने को मिल रहा है आज की वर्तमान परिस्थिति में। एक समय था सर जब हरित क्रांति हुई तो ये कहा जाता था कि उस समय भुखमरी ज़्यादा थी, खाद्यान्न की निर्भरता कम थी। तो हमने खाद्यान्न की निर्भरता को बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति के रूप में उसको जन्म दिया। आज के समय में हम आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन विषैले खाद्य पदार्थ खाने के लिए विवश हैं। तो सर ऐसा नहीं लगता कि भूख से तड़प कर मरने की बजाय हम जहर खा के मर जाएं? आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है सर?
मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, सबसे भूख एक बहुत अहम चीज़ है और भूख के महत्व को, अन्न के महत्व को उससे पूछिए जो कई दिनों से भूखा हुआ है। यह देश इस देश के लोग उन परिस्थितियों से गुजरे हैं। जब हम अपने बचपन में, मैंने देखा है कि जब गेहूं की थ्रेसिंग होती थी तो उसमें जिन जानवरों के माध्यम से थ्रेसिंग होती थी उनके गोबर में आए हुए दानों को लोग खाने के लिए बाध्य होते थे। ये देश उन परिस्थितियों को देखा है। लेकिन आज इस खाद्यान्न के आज हमारे पास जो खाद्यान्न ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो हुआ है और जो उसमें रासायनिक जिनका कुप्रभाव की हम बात कर रहे हैं, अभी उसका स्तर इतना महसूस नहीं हो रहा है कि उससे मरने की नौबत आ जाए। हाँ, ज़रूर है कि वो हमें एक चेतावनी दे रहा है और यदि हम इस चेतावनी को के रूप में अगर हम देखें और इसमें अपने वैज्ञानिक पहलुओं को अंजाम दें तो निश्चित तौर से जो होने वाला कुप्रभाव है रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का, उससे हम बच सकते हैं। मैंने ये सर प्रायः देखा है कि जैसे धान, गेहूँ या गन्ना की फसलें जो लोग करते हैं और जब उनमें सर केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग स्प्रे के रूप में किया जाता है और उस खेत में कोई सांप भी आ गया और वो स्प्रे की चपेट में आता है तो उसकी तत्काल मौत हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि सर ये केमिकल पेस्टिसाइड से हम बायोडाइवर्सिटी को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं और सेहत पर तो बुरा फर्क पड़ ही रहा है, तो इस पर कोई तत्काल रोक लगाने पर सोचना चाहिए हमें। जहाँ तक आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने से बायोडाइवर्सिटी निश्चित तौर से उस पर फर्क पड़ता है। सबको का प्रयोग करने की एक विधि बताई गई है। आज जब भी कोई दवा बाजार में आती है तो उसके नॉर्म्स हैं और यदि उस नॉर्म के अनुसार उसका प्रयोग किया जाए तो जिस तरह के कुप्रभाव की बात कर रहे हैं वह ऐसा नहीं होता। इस तरह के प्रभाव तब पड़ते हैं जब व्यक्ति उस नॉर्म के अलावा अपने नॉर्म्स को उसमें लागू कर देता है, वो अपनी तकनीक उसमें लगा देता है, तो निश्चित तौर से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी क्वालिटी है, वो उससे प्रभावित होगी। आपका सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहने का तात्पर्य ये है, जितनी भी वैज्ञानिक रिकमेंडेशंस हैं उसी मात्रा में उसका उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान सेहत पर या बायोडाइवर्सिटी पर नहीं है। हाँ, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन होता है ज्योति जी, वह रिकमेंडेशन कुछ प्रयोगों के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लेबोरेटरी में बनाई गई और हम उसका रिकमेंडेशन, उसकी संतुष्टि दे दें। रिकमेंडेशन हमेशा विभिन्न प्रयोगों और विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक इस पर अपना समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद ही उसकी जो है संतुष्टि की जाती है। यदि उसके अनुसार किया जाए तो निश्चित तौर से कुप्रभावों से, बहुत सारे कुप्रभावों से बचा जा सकता है। सर, आपने वर्ष 2010 से 2021 तक लगभग 10 वर्ष लखनऊ स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र पर बतौर एक अध्यक्ष के तौर पर सर का शोध कार्य किए और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने देखा। सर, जो ऊसर भूमि सुधार में जो आपके द्वारा शोध किए गए, आपको लगता है कि उस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल पाया? अगर उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1.73 मिलियन हेक्टेयर, करीब 17 लाख हेक्टेयर एरिया ऊसर भूमि से प्रभावित है। और यह ऊसर भूमि अगर आप देखें तो अलीगढ़ से लेकर के और बलिया तक के फैली हुई है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, कहीं कहीं तो जीरो है, शून्य है। किसान अपने खेत से कुछ भी नहीं ग्रो कर पाता। और मैं समझता हूँ कि इसका उल्लेख रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी उल्लेख किया गया है ऊसर शब्द का। जब ये संस्थान
1999 में बना, तो इस संस्थान के माध्यम से जो तकनीक विकसित की गई, मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि का सुधार हुआ और ऐसे किसान लाभान्वित हुए जो बहुत गरीब थे, जिनको ज़मीन पट्टा पर दी गई थी, जो बाध्य थे गांव छोड़ने के लिए। ऐसे किसानों को इस परियोजना से, इस शोध जो सोडिक सॉइल रिक्लेमेशन प्रोग्राम में जो शोध हुआ, इससे उनको लाभ मिला और जहां उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य थी, वो कम से कम 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर आज वो प्राप्त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये किसी भी संस्थान और किसी भी वैज्ञानिक के शोध का एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। सर, जब हम सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक बात निकल करके आती है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑल ओवर इंडिया में 0.3 से 0.4% तक रिपोर्ट किया जाता है, जबकि रिसर्च ये कहता है कि 1 से 1.5% तक होना चाहिए। ये जो न्यूट्रिएंट की गिरावट है, इससे नहीं लगता है कि सर आगे आने वाला समय बड़ा भयावह होने वाला है सॉइल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब हम जैविक कार्बन की बात करते हैं अपनी मिट्टी में, तो निश्चित तौर से आज के दिनों में इसका कम होना एक चिंता का विषय है। अगर हम अपनी अतीत की बातों को देखें तो बहुतायत तौर पर हर घर में कुछ हमारे पास पशु हुआ करते थे। जैसे जैसे फार्म का मैकेनाइजेशन हुआ है, हमारे पशु हमसे दूर होते गए और मैं समझता हूं कि आज बैलों से खेती तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जो हमारा गाय के गोबर, भैंस के गोबर और उससे बनाई हुई खाद पर जो हमारी खेती होती थी, जो उनका प्रयोग होता था, आज वो नहीं हो पा रहा है और ये हमारा जैविक कार्बन का एक मुख्य स्रोत होता था। अब हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प ये है कि जो हम कंबाइन मशीन से जो धान और गेहूं को कटवा करके लेते हैं, मैं सभी किसान से अपील करूंगा कि आप उस जो रेजिड्यू है, जो कटने के बाद जो आपके खेत में है, उसको आप जलाइए मत। आप उसको खेत में मिलाइए और इसको मिलाने के बाद आपके खेत में जो गिरता हुआ जैविक कार्बन है उसमें बढ़ोतरी होगी। आपका जो इनपुट कास्ट है, जो रासायनिक खादों में आपको देना पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी और साथ साथ जब इनमें कमी आएगी, लागत में कमी आएगी, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी और जैविक पदार्थ बढ़ने से जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसे एक अभियान के रूप में, जिसको जितना इसमें सहयोग दे सके, सरकार अपना कार्य कर रही है, किसान भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जो एनजीओ हैं वो इसमें आगे आएँ कि जो बर्निंग है, जो रेजिड्यू बर्निंग की जो बात होती है, इसको रोका जाए, इसको खेत में मिलाया जाए और जो इस तरह का जो जैविक पदार्थ के गिरने की जो चुनौती है, अगर ऐसा किया जाएगा तो इस चुनौती को हम बहुत आसानी से, इस चुनौती का समाधान कर पाएंगे। सर, 2 बातें निकल करके आती हैं सामान्य तौर पर कि देखा जाए तो एक बात होती है जैविक खेती, जिसमें किसी केमिकल का उपयोग ही हमें नहीं करना है, और दूसरी वैज्ञानिक विधि यदि हम बात करें तो होती है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आप सर किस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? किसान को कौन सी तकनीक ज़्यादा अपनानी चाहिए वर्तमान युग को दृष्टिगत रखते हुए? सर, दोनों का महत्व अपने आप है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंध और जैविक खेती, दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर बराबर है। समन्वित की पोषक तत्व प्रबंधन के आधार पर हम रासायनिक जो खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं और कम करके
पैदावार हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक जैविक खेती की बात है, आज जैविक खेती की मांग है और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जैविक खेती के द्वारा उन सेक्टर में विशेष तौर से जैविक खेती को अपनाया जाए जिसमें कि हमको अधिक आमदनी मिल सके। जैसे हम सब्जी के क्षेत्र में जा सकते हैं, फल फूल के क्षेत्र में जा सकते हैं और साथ साथ हम सीरियल धान, गेहूं, मक्का में भी कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह से अगर मार्केट में आप जाएं तो आप देखते हैं कि 50 रुपये मीटर से कपड़े के लेकर के और 5,000 रुपये मीटर और या उससे महंगे के भी कपड़े उपलब्ध हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार 50 रुपये मीटर भी खरीदते हैं और 5,000 और 50,000 रुपया मीटर भी खरीद सकते हैं और उसकी उपलब्धता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या गेहूँ अगर कोई 100 रुपये किलो देना चाहे, खर्च करने की कैपेसिटी रखता हो, तो हमारे पास उस तरह का गेहूं का उपलब्धता होनी चाहिए बाजार में। ऐसा नहीं कि केवल 17 और 18 और 20 रुपए किलो पर ही उसकी बाध्यता हो। और मैं समझता हूं कि यदि सही रूप से जैविक खेती किया जाए, अगर हमें उत्पादन उसका कम भी हो, उत्पादन कम होने के बावजूद भी यदि उसकी मात्रा को अगर मिलता है, तो मेरा कहना यह है कि हमें हमारा जो उत्पादन हो वो इस तरह का हो कि अगर यदि कोई खरीदने की क्षमता रखता हो अगर 100 रुपया किलो गेहूँ, तो उस तरह की क्वालिटी का गेहूँ हमारे यहाँ उपलब्ध हो। और मैं समझता हूँ कि यदि जैविक खेती के माध्यम से यदि धान की अच्छी क्वालिटी गेहूँ यदि उसकी खेती की जाए, अगर कुछ उसकी उत्पादन अगर कम भी होता है और यदि उसका सही दाम मिले तो किसान उससे लाभान्वित होंगे। और जिनके अंदर परचेजिंग कैपेसिटी है उनको एक ऑप्शन भी मिलेगा कि हम सामान्य गेहूं के साथ साथ हम एक दूसरे तरह का भी गेहूं खरीद सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक सब्जी के नाम पर उसकी अगर बढ़िया से प्रोसेसिंग हो, उसकी मार्केटिंग की जाए तो अच्छे दाम मिल रहे हैं और किसान, हमारे देश के बहुत सारे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि समन्वित पोषक तत्व का प्रबंधन ये अपने स्थान पर इसका अलग महत्व है और जैविक खेती का महत्व अलग है और दोनों को समान रूप से विकसित करने का एक अवसर देना चाहिए। और ये किसानों के ऊपर है कि वो देखें और अवसर को चुनें कि वो कौन सी पद्धति को अपनाना चाहते हैं, वहाँ उनकी कौन सी डिमांड है और उसके अनुसार उस खेती को करें। मतलब सर, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों अपने अपनी जगह पर करने चाहिए, लेकिन जो जैविक उत्पाद है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उपभोक्ता स्वयं निर्धारित कर ले कि हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, हमें पेस्टिसाइड वाली चीज़ खाना है या जैविक वाली खाना है। ये बात जो खरीदने वाला हो उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं, और उसी के आधार पर उसको वो पे करेगा। आप जब भी कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो सब एक तरह का हो, सब में विभिन्नता है। एक ही चीज़ जो है, आप एक पेन खरीदते हैं तो एक 5 रुपये में भी मिलती है और एक 500 रुपये में भी मिलती है, 5 रुपये वाली भी बिकती है और 500 रुपये वाली भी मिलती है। क्या केवल 5 रुपये वाली ही पेन बनाने से चलेगा काम? ऐसा नहीं। हमें एग्रीकल्चर में एक ऐसा अवसर किसानों को देना होगा जिससे कि वह विभिन्न प्रकार की खेती को कर सकें। मैं कहता हूं कि वो रासायनिक खादों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन भी लें, पोषक तत्वों का समन्वित पोषक तत्व को प्रबंधन करके उससे अपना उत्पादन करें, जैविक खेती करके उससे अपना उत्पादन करें और उसकी बढ़िया से ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करके मार्केट में ले आए, दिखाएं। और मैं समझता हूं कि उनको उनके अनुसार, उसकी क्वालिटी के अनुसार उनको उसका पैसा मिलेगा
और जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सर, वर्तमान समय में आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के निदेशक हैं। जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, ये नेचुरल ब्यूटी के मामले में भी जाना जाता है। एक निदेशक के तौर पर वहाँ पर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? आप देखें कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो बायोडाइवर्सिटी के माने में काफ़ी रिच है, और साथ साथ वहाँ की जो जलवायु है, विशेषकर आप देखें तो वहाँ पर बहुत हाई प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल वहाँ पर बहुत अच्छा खासा है। वहाँ की अगर मिट्टी को देखें तो उसमें कार्बन की मात्रा अच्छी खासी है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि वहाँ के किसान स्वाभाविक रूप से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं, और उन रासायनिक खादों के कम से कम प्रयोग करने के कारण उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो क्वालिटी है वहाँ के उत्पाद का, वो काफ़ी अच्छा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, वहाँ हल्दी की खेती की जाती है, अदरक की खेती की जाती है, और हल्दी और अदरक की खेती करने पर, हल्दी की खेती में आप देखेंगे तो वहाँ पर कर्क्यूमिन जो वहाँ हल्दी में है वो 7% है, और जो आपके नॉर्मल मार्केट में जो उपलब्ध है 2 से 3% है। यदि उस हल्दी की खेती को बढ़ावा दें, जो जैविक रूप से भी किसान करते हैं, तो निश्चित तौर से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एक निदेशक के तौर पर, मैं संस्थान के निदेशक के तौर पर मेरा ये प्रयास होगा कि हम वहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा दें। मुझे ये देखना है कि जो वहाँ पर एक झूमिंग प्रैक्टिस है, जो जंगलों को जला करके और खेती की जाती है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, हम ऐसे कल्टीवेशन की जगह पर हम अस्थाई खेती को और फार्मिंग सिस्टम को हम प्रमोट करें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ के लोगों में एक रोजगार पैदा करने का एक अवसर प्रदान होगा। और यदि हम ऑर्गेनिक में, यदि हम सही तौर पर वहाँ के युवा को एजुकेट कर पाते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप कर पाते हैं, उसको हम बाजार से अगर जोड़ लेते हैं, तो वहाँ के किसानों, वहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान होगा। और इस दिशा में भारत सरकार की मदद से, और ट्राइबल सब प्लान है वहाँ पर, जो ट्राइबल के विकास के लिए सरकार द्वारा फंड उपलब्ध कराया जाता है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस फंड के माध्यम से किसानों को के बीच में एक जागरूकता पैदा करें, उनके अंदर कैसे वो वैज्ञानिक ढंग से जैविक खेती कर सकें, कैसे वो बाजार से जुड़ सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। सर, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो NEH रीजन है उसमें जैविक खेती की अपार संभावना है। क्या भारत सरकार की या ICAR की कोई ऐसी योजना है कि पूरे देश में जैविक खेती की शुरुआत की जा सके? हाँ, भारत सरकार प्रयासरत है कि किसान कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, और जैविक खेती के माध्यम से किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी, विशेषकर मैं सिक्किम की मैं बात करूं, वहाँ सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है, और पूरा स्टेट वहाँ पर जैविक खेती के रूप में जाना जाता है। मेघालय में भी रासायनिक खाद का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुख्य रूप से जैविक खेती ही करनी होती है। और बड़े अच्छे प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है कि कैसे हम इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल कर सकें, कैसे हम न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट कर सकें,
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें ऐसे युवाओं को, एफपीओ को जोड़ा जा रहा है जो अपना स्टार्टअप डेवलप कर सकें, इंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जैविक खेती के माध्यम से एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है उस रीजन में। एक और आप मैं बात बताऊं जो मैं बार बार कई जगहों पर मुझे कहने का मौका मिला है। यदि हम प्लेन में जैविक खेती करते हैं तो यहाँ की मिट्टी प्रदूषित है, यहाँ का जल प्रदूषित है, यहाँ का कुछ हद तक हवा प्रदूषित है और सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में अगर हम जाते हैं तो न तो वहाँ का जल प्रदूषित है, न वहाँ का मिट्टी प्रदूषित है, न वहाँ का हवा प्रदूषित है। और यदि तीनों चीज़ अगर वो प्रदूषित नहीं है तो वहाँ का जो प्रोडक्ट होगा, वहाँ का जो उत्पाद होगा और जो उत्पाद इस साइड में प्लेन एरिया में होगा, उन दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर होगा। और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। और हमारा प्रयास है कि उस क्षेत्र की इस विशेषता को हम लोगों तक पहुँचाएं। और एक डायरेक्टर होने के नाते मैं लोगों के बीच में इस डिफरेंसेस को बताऊंगा और मैं कहूँगा कि आइए नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में और जैविक खेती का जो सुनहरा अवसर है उसका लाभ उठाइए और किसानों को लाभ प्रदान करिए। सर, एक तो बात हो गई जैविक उत्पाद की। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों तरह की क्लाइमेट है। अब उसके सराउंडिंग में जो 7 राज्य हैं, चाहे वो मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, सबकी सर अपनी अपनी विशेषता है। मिजोरम की बात करें तो पाइनएप्पल सर वहाँ का खाने में इतना फ्लैशी और टेस्टी होता है। वैसे ही सर मेघालय इज़ दी ओरिजिनल प्लेस ऑफ सिट्रस सर। तो इस तरह की जो जर्मप्लाज्म है जैविक के पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ की क्लाइमेट्रिक कंडीशंस को दृष्टिगत रखते हुए देश के विभिन्न भागों में नहीं जाने चाहिए, क्या इसकी तरफ आपका कोई प्रयास रहेगा सर? बेसिकली अगर आप देखें तो प्रकृति ने ऐसी संरचना कर रखी है कि जैसे लखनऊ में लखनऊ का दशहरी आम है। आप दशहरी आम का पौधा एक कहीं लगा सकते हैं लेकिन वो स्वाद आपको दूसरी जगह वो नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर की लीची है तो वो लीची मुजफ्फरपुर के नाम पर है और मुजफ्फरपुर में ही वो मिलेगी। हम शाही लीची को कहीं भी लगा लें लेकिन वो स्वाद नहीं मिलेगा। उसी तरह से मैं बताऊं खासी मैंड्रीन जिसे संतरा की बात करते हैं, अगर आप उस रीजन से बाहर जाएंगे तो वो क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। उस पाइन एप्पल का स्वाद वो वहाँ के प्रोड्यूस में ही मिलेगा। हम उत्पादन कर सकते हैं लेकिन जिस स्वाद की परिकल्पना कर रहे हैं वो स्वाद मुझे वो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि हम वहाँ की चीज़ को साइंटिफिक तौर पर वहाँ के ट्रेडिशनल नॉलेज को सम्मान देते हुए हम ऐसा उत्पादन करें, ऐसी प्रोसेसिंग और बाज़ार से जोड़ सकें कि अगर उसकी उपलब्धता शिलांग में हो, सिलचर में है, तो वो दिल्ली में भी हो और दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी वो चीज़ उपलब्ध हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार इस दिशा में सोच रही है, जिस तरह से रोडों का विकास हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जो चीज़ सिलचर में होगी, मिजोरम में होगी, वो एक दिन पोरबंदर में भी उसके 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और उसका खुशबू, उसका फ़ायदा हमारी देश की जनता और पूरे विश्व में बिखरेगी। लेकिन जो समस्या जो समझ में आती है जहाँ तक कि जो शहरों का अपशिष्ट जो जल होता है, वेस्टेज वाटर है और जो कचरा है, क्या
इसको कहीं से खेती में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई सर अभी तक? अगर आप देखें तो ये हर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से शहर के कचरा और ये सब चीज़ें उत्पादन हो प्रतिदिन निकल रहे हैं, यदि उसका सही से निस्तारण नहीं हुआ तो वो हमारे वातावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक एक शहर की आबादी 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ के करीब हो गई है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो कि मैं अनुभव अपने घर से, अपने किचन से करता हूँ, कि हमारे अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी। और जो सरकार बार बार कहती है कि जो डिकम्पोजेबल है उसको अलग रखें, शीशे की चीज़ों को अलग रखें, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग रखें, सरकार बार बार प्रयास कर रही है इस दिशा में, लेकिन मैं कहने में मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैं अपने घर से ही मैं देखूं, इस दिशा में हमारा प्रयास व्यक्तिगत तौर से अगर देखें तो नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसमें महसूस करना होगा कि हमें ऐसा करना होगा, हमें 2-3 अलग अलग बॉक्स बनाने होंगे कि जिससे कि किसको हम डिकम्पोज कर सकें, किसकी खाद बना सकेंगे, किसका रिसाइकलिंग करा सकेंगे। अगर ऐसा भाव अगर आपके मन में आता है तो निश्चित तौर से बड़ा अच्छा होगा। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा, मैं बताऊं, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। और वो कौन सी समस्या है? जैसे आप कह रहे थे कि जैविक कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। अब देहातों से पैदा होने वाला सब्जी अगर उसका उपयोग शहरों के गड्ढा भरने में काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। यदि उसका खाद बना करके और यदि वो जहाँ से चला था यदि पुनः उस खेत में चला जाए तो मैं समझता हूँ कि जो न्यूट्रिएंट की माइनिंग हुई थी उसको कुछ हद तक तो भरा जा सकता है। एक और बहुत बड़ा इशू पूरे विश्व स्तर पर है। अगर आप देखें 40 लाख 50 लाख की आबादी है और 50 लाख की आबादी को भरने के लिए हमें अन्न की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है। और प्रतिदिन उनका जो डिस्चार्ज है इन द टर्म्स ऑफ द स्टूल और यूरिन, अगर एक दिन का देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसका किस रूप में उपयोग हो रहा है? उस शहर के गड्ढे भर रहे हैं। अगर उनको चैनलाइज किया जाए और इसमें सहभागिता होगी नगर निगम की होनी चाहिए, इसमें सहभागिता जनमानस की होनी चाहिए, वैज्ञानिक पहलुओं का समावेश होना चाहिए कि जो प्रतिदिन का डिस्चार्ज है ह्यूमन बीइंग का, उसको कैसे चैनलाइज करके जिस तरह से ग्रेन आ रहे हैं शहरों में, देहातों से शहरों में ग्रेन आ रहे हैं, उन्हीं ट्रकों पर यहाँ की शहरों से हम खाद के रूप में इसको चैनलाइज करके उन गांव में पहुंचा सके। और मैं समझता हूं कि जिस दिन ये रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा एक बहुत बड़ी समृद्धि की तरफ हम जाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है एक दिन होगा, क्योंकि ये हमारे लिए शहरों में समस्या पैदा कर रहा है। हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, हवा पॉल्यूट हो रही है, और यदि हम उसको गांव में पहुंचाएंगे तो उसका एक सदुपयोग हो सकेगा। सर, आजकल जो बात हो रही है वो स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की हो रही है। तो जो सर बात आपने कही कि जिस ट्रक से माल आता है उसी से जो है वापस जाए, जिससे फ़ायदा मिलेगा किसानों को भी और हमारी सोसाइटी को भी, तो क्या सर ऐसा नहीं लगता कि जो युवा वर्ग है, चाहे वो कृषि युवा वर्ग हो या अन्य क्षेत्र के जो युवा वर्ग हैं जो थोड़े से ही शिक्षित हैं, उनको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए और इसमें स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जो युवा हैं
जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से जैसे IIT, IIM से शिक्षा प्राप्त करके, और उन लोगों का प्रयास इस दिशा में चल रहा है कि कैसे इस तरह के जो वेस्टेज हैं, पर्टिकुलरली जो म्यूनिसिपैलिटी के वेस्टेज हैं, उनको कैसे हम चैनलाइज कर सकें, उसको कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जोड़ सकें, उसको कैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री से जोड़ सकें। प्लास्टिक है तो उसको कैसे इंडस्ट्री से जोड़ सकें। अभी आपको जैसे पढ़ने में आया होगा कि जो सड़कें बन रही हैं उसमें प्लास्टिक के जो कचड़े हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रही है, वो मजबूत भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, इस देश का युवा इस दिशा में सोच रहा है और बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों के माध्यम से इन चीज़ों का निकट भविष्य में समाधान निकलेगा। मित्रों, ये थे हमारे साथ में कृषि समीक्षा में डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी। डॉक्टर मिश्रा से हमने पूछा उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में, उनकी शोध उपलब्धियों के बारे में, किसानों के प्रति उनकी कृतज्ञता के बारे में, और भविष्य में एक निदेशक के तौर पर उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसके बारे में। हम डॉक्टर मिश्रा जी को इसी के साथ में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।